मेरा नाम सोनिया है। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा 18 साल का देवर हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था। वो कहता कि मरीज चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वो कोई काम भी नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वो स्कूल भी नहीं जाता था, सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था और उसमें भी फेल हो गया था। मुझे अपने देवर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन वह तो सुबह होते ही हज़ारों रुपए मेरी सास के हाथों में लाकर दे दिया करता था। मैं बहुत हैरान हुई थी। एक रात मैं ये सब जानने के लिए उसके कमरे में छिप गई थी। जैसे ही मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहनकर आया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, कभी-कभार आ जाया करते थे, लेकिन मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था। उनका छोटा भाई 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया था। वह छोटा था, इसीलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी और लाड किया करती थी। वह कुछ भी करता उसको रोक टोक नहीं करती थी। मेरी ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति सैलरी भी बहुत कम थी, इसीलिए वे दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरी ससुराल की हालत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा देवर सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। मैं और माँ जी और मेरा देवर हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर कुछ उदास सा लग रहा था। वह बार-बार अपने मोबाइल में टाइम देखे जा रहा था और जल्दी-जल्दी खाना खा रहा था, ऐसे जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही मेरे देवर ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और पूछने लगी, सूरज तुमने ये खाना क्यों छोड़ दिया और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, माँ मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखकर पूछा, ये सूरज क्या कह रहा था? मेरे तो समझ से बाहर है, कुछ भी समझ नहीं आया। उसने मुझसे जो भी कहा, मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई और कहने लगी, माँ मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। खैर मेरी सास अपना खाना फिनिश करने में लग गई थी और कहने लगी, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया था? मैंने कहा कि माँ जी मैंने ठीक से लॉक लगा दिया था। मेरी सास ने सर हिला दिया, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, इसीलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद करके ही रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा ताला लगा के रखते थे। और फिर हम 2 औरतें ही तो घर में रहते थे। मेरा देवर तो अभी छोटा था, हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था, इसीलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से ताला लगा लिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और सूरज कह रहा था कि वह मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। बात तो अजीब ही लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी बात नहीं की थी, मगर हमने सूरज की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अपने अकेले कमरे में डर लगता था, इसीलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर और मेरी सास का एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे देवर और मेरी सास का। सास मेरे कमरे में सोने लगी थी, मेरा देवर अपने कमरे में अकेले सोता था, लेकिन सारा दिन मेरी सास अपने कमरे में ही गुजारती थी। मेरी सास शुगर पेशेंट थी, उनकी दवाइयाँ उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वही लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन मेरे देवर को तो दरवाज़ा बजने की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं चली गई और अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी, चलो आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उठकर सूरज की खबर लूँगी। मुझे उम्मीद है कि वह आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था
और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ था। बस मुझे हमेशा इसी बात का गुस्सा रहता था। खैर मैं लेटे ही सो गई थी। सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने मुझे पूजा करने के लिए उठा दिया था। उसके बाद हम दोनों ने पूजा की। फिर मैंने चाय बनाई और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर गुस्सा चढ़ने लगा। वो कहने लगी, ये तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवाई लेने के लिए आई थी, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये सब क्या है? तब मेरे देवर ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफ़ी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी सूरज का चेहरा देखने लगती और कहती, सूरज तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए थे? सूरज कहने लगा, माँ मैंने रात में आपको बताया तो था कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था। रात भर मेरी वहाँ पर ड्यूटी रही और फिर यह पैसे कमा कर लाया हूँ। मेरी सास सूरज को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, सूरज ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं ये पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं बल्कि परेशानियाँ ही दूर करने के लिए आपको दे रहा हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है या और कुछ भी बताऊँ? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह ये सारी बातें मेरी सास को सुनाना चाह रहा था और अपनी माँ पर ही ढाल रहा था। तभी मेरी सास ने वे पैसे अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद मेरे देवर से कोई सवाल नहीं किया। मेरा देवर नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। सूरज के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, कल्पना तुम्हारी यह ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देवर पर ही कड़ी नज़र रखनी है। आखिर यह सब क्या कर रहा है? तुम्हें मुझे सारी खबरें लाकर देनी है कि तुम्हारा देवर ये पैसे कहाँ से लाया है। मैंने अपनी सास से वादा कर लिया कि ऐसा ही करूँगी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे और इतने टाइम से मेरे पति ने पैसे भी नहीं भेजे थे। उनसे फ़ोन पर बात करती और पैसे के बारे में कहती तो वो कहते, यहाँ पर मुझे सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। अब इन पैसों से हमारी हिम्मत बंध गई थी क्योंकि मकान मालिक ने किराया मांग कर हमारा दिमाग ख़राब कर दिया था। मेरी सास बताती है कि यह मकान उनका ही था, लेकिन काफ़ी सालों पहले मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्ज़ा कर लिया गया था। उसके बाद जब वह यहाँ आई तो उन्हें पता चला कब्ज़ा करने वाला आदमी भी कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर का भाई था और वह ही अब इस घर का मकान मालिक है जो हम लोगों को परेशान करता है। रिश्तेदार होने के बावजूद भी टाइम से पहले ही किराया मांगने आ जाता है। मेरी सास ने अपना मकान लेने के लिए अदालतों के चक्कर भी बहुत लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरी सास ने सारा मामला हालात पर छोड़ दिया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन भगवान तू मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वो हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चले गए थे। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती, इसीलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी भी कर दी थी। मेरी सास को अपने देवर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। मेरी सास अपने देवर से कहती थी कि वह अपने मरे हुए भाई का ख्याल कर लो। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ और ये मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे मरे हुए भाई के बेटे हैं। इसका मतलब ये तुम्हारे भी बेटे हुए, लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते भूल गए हो। मगर उनके देवर के कान पर तो जूं तक नहीं रेंगती थी। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता था। मेरी सास को बस सारी उम्मीदें मेरे पति से ही थी। वह अपने छोटे बेटे से किसी काम के लिए नहीं कहती थी। मेरे पति अपनी माँ के इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि अभी उनका एक जवान भाई और घर में मौजूद था। वो चाहे तो थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे सकता है। मेरे पति अपने भाई के इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे।
यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे शहर जाने के बाद अपनी माँ को फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया था। मेरा देवर मेरे पति से हमेशा ज़िद किया करता था कि उसे बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की ज़िद की खातिर उन्होंने अपनी शादी पर सूरज को बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता था, लेकिन अपने बड़े भाई के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी-कभी ही बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था। जब मेरे पति अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाते, तो मेरा देवर ही अपनी माँ को तसल्ली दिया करता था, माँ आप फ़िक्र मत करो, भैया की ज़िम्मेदारियाँ मैं बाँट लूँगा। आखिर मैं उनका छोटा भाई हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब भी कुछ करूँगा इस घर की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप फ़िक्र मत करो, जब मैं भैया को पैसे कमा कर दिखाऊँगा तो वो आप पर गुस्सा नहीं किया करेंगे और मुझसे भी प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा देवर इतना हौसला दिखा सकता है। फिलहाल जो होना था वो हो चुका था। अब मेरे देवर ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे, अब उसने मुझे शक में डाल दिया था। मेरे देवर कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसीलिए उसके कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी थी, क्योंकि मेरे देवर कमरे की सफाई नहीं किया करते थे। जैसी चीज़ मैं छोड़कर जाया करती थी, सामान इस तरह से ही रखा हुआ था। मेरे देवर के कमरे में देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मरीज़ भी आते होंगे और उनका चेकअप भी किया जाता होगा। मेरा देवर अभी तक घर पर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक-एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक किया था। मेरी सास का कमरा छोटा-सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली-सा था। लगभग 20 मिनट में मैं सारे कमरे की अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी। और मेरे हाथ मेरे देवर का राज भी लग चुका था कि वह ये पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई और उनको चुपके से बताने लगी, माँ जी मैंने सूरज का सारा कमरा छान मारा है, मुझे पता चल गया है कि सूरज ये पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई थी और यह जानने के लिए एक्साइटेड थी। कहने लगी, हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, हमारी शादी पर जो सुनील ने सूरज को बाइक गिफ्ट की थी, उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा देवर पहले से ही अपने दोस्त के घर अपनी बाइक खड़ी करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी इसका मतलब ये है कि सूरज ने अपनी बाइक बेच दी है। मुझे ऐसा लगा था कि सूरज ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी है और बहाना बना दिया कि मरीज़ चेक करके आया था। मेरा देवर 5वीं फ़ेल था, 5वीं फ़ेल इंसान डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं बन सकता था। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आँखों में आँसू आ गए थे। वह कहने लगी, मेरा सूरज शुरू से ही ऐसा है, सबका ख़्याल रखने वाला। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फ़ेवरेट बाइक ही बेच दी, जबकि उसने अपने भैया से ये बहुत ज़िद करके ली थी। मैं हँसकर कहने लगी, माँ जी आज रात तो सूरज नहीं कहेगा कि वो मरीज़ का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब वह आपको पैसे लाकर नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ आज किसी मरीज का चेकअप करके नहीं आए, तुम्हारा सपनों का अस्पताल कहीं खो गया क्या। मेरी बातें सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया था, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास बड़े कड़क बिहेवियर की थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा, इसीलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा, मुझे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफ़ेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। और सुबह होते ही फिर सूरज ने ढेरों पैसे मेरी सास के हवाले कर दिए थे। अब वो बाइक इतनी भी कीमती नहीं थी कि उसे इतने ज़्यादा पैसे आ सकते थे। यकीनन मेरा देवर कुछ और कर रहा था। मैं 1 मिनट के लिए इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मेरा देवर मरीज को चेक करता है, तो ये बात नामुमकिन थी कि और मुझे परेशान कर देती थी कि मेरे देवर के कमरे में मरीज आते कहाँ से हैं। और उसके कमरे में तो खुफिया दरवाज़ा भी नहीं था, वो तो छोटा सा कमरा था जिसके कोने कोने को मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। कई रातों से अब मेरे देवर की यही रूटीन बन गई थी। वो रोज़ यही कहता कि मैं मरीज़ का चेकअप करने के लिए जा रहा हूँ
और सुबह होते ही वो मेरी सास के हाथों में बहुत सारे पैसे थमा दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी चुपके जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं सूरज से ही पूछ लेती हूँ, आखिर तुम ये सब क्या करते हो? मेरा देवर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने उसे कहा, सूरज मुझे तुमसे बात करनी है। वो बड़ा हैरान हो रहा था और कहने लगा, हाँ कहिए आपको क्या कहना है? मैं कहने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वो खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? मैं इतने दिनों से आप लोगों से को यही बता रहा हूँ कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जाता हूँ, तो फिर भी आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं? मैं कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी अब बस करो, मुझे पर शक करना। जो मैंने बता दिया बस उसी पर ही यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने देख लिया कि मैं अपने देवर से बातें पूछ रही हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाएंगी, क्योंकि यह उनका लाडला बेटा था और वह अपने लाडले बेटे को कुछ भी कहने नहीं देती थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। सूरज अपनी माँ का कुछ ज़्यादा ही लाडला बेटा था और इसलिए वह इस बात का फ़ायदा उठाया करता था। वो किसी के साथ भी बदतमीज़ी किया करता था। मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी। आज भी उसने मुझे डरा कर चुप करवा दिया था, मगर वो मेरे दिमाग से सवाल तो नहीं मिटा सकता था। मैंने सोचा कि इस मामले में मेरी सास को अपने छोटे बेटे पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर वो इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आता है। इसीलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया कि आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हैं? वो कम उम्र का जवान लड़का है। आप उससे सवाल पूछिए कि वह इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है, और ये भी पूछिए कि वह क्या करता है। मेरी सास बहुत परेशान नज़र आ रही थी। वो कहने लगी कि अगर मैं सूरज से बात करती हूँ तो वो गुस्सा होकर मेरे पास से ही उठकर चला जाता है। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गई हूँ। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर सोचती हूँ कि सूरज तो सारा दिन अपने कमरे में सोया होता है और रात के 6 बजते ही घर के गेट को ताला लगा दिया जाता है। ना कोई घर से जाता है और ना ही घर आता है। ऐसे में मैं अपने बेटे पर कैसे शक कर सकती हूँ? मगर फिर वह ये पैसे कहाँ से लाता है? मैं कुछ नहीं जानती सोनिया, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात मैं सुनील से भी नहीं कह सकती। वह तो वैसे ही सूरज की वजह से मुझसे नाराज़ रहता है। ये बात सुनेगा तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। मेरी सास फूट कर रोने लगी थी। सास की बेबसी देखकर मेरा दिल भी बहुत दुख रहा था। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ एक दिन भी पता चल जाएगा कि सूरज क्या करता है और कहाँ से पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी कि ये मेरा देवर मर क्यों नहीं जाता, इसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ ही साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा भी घर की परेशानियां दूर करने के लिए हमसे दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई। अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं सूरज की शादी नहीं कर सकूंगी। अपने बड़े बेटे की तो शादी देख चुकी हूँ, छोटे बेटे की भी शादी अपनी आँखों से देखने के बाद सुकून से मर सकूँगी। फ़िलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली ही दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास भी अब अपने बेटे की हरकतों से डरने लगी थी। ना जाने यह डर पैसों का था या फिर वह अपनी जवान औलाद को कुछ कहने से डरती थी। तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने हंसकर मुझे देखा। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी और मेरे मन में भगवान से यही शिकायत थी कि काश मैं भी इतनी खूबसूरत होती। मैं तो बस उस लड़की को देखती ही जा रही थी। तभी अचानक पीछे से मेरी सास की कड़कती हुई आवाज़ आई। वो कहने लगी, बहू दरवाजे के साथ चिपक कर ही रह गई हो, कौन आया है? मैं घबरा गई थी। तभी वह लड़की भी मुस्कुराने लगी। मैं समझ गई थी कि यह मेरी इंसल्ट के बारे में अच्छी तरह से समझ चुकी है। कभी कभी तो मैं अपनी सास से बहुत परेशान हो जाती थी। कभी तो वो मुझसे बहुत प्यार से बात किया करती थी और कभी मेरी इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिलहाल मैंने उस लड़की से कहा, कौन हो तुम?
तो वो कहने लगी, मेरा नाम जिया है, हम लोग कल ही आपके बराबर वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। हमारे घर में पूजा थी, मैं इसलिए आसपास के घरों में प्रसाद बांट रही थी, तो सोचा आपके घर में भी दे दूँ। आप मुझे बर्तन खाली करके दे दीजिए। मैंने उसके हाथ से प्रसाद ले लिया और घर के अंदर जाने लगी। मेरी सास पूछने लगी, दरवाजे पर इतनी देर क्यों लगा दी, कौन आया था? मेरी सास के शुरू से ही इस घर में बहुत कड़े नियम रहे थे, जिनका मैं हमेशा पालन करती आई थी। मैं कहने लगी, माँ जी, हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं। एक जवान लड़की है और प्रसाद लेकर आई है। मेरी सास कहने लगी, आजकल कहाँ होते हैं ऐसे लोग जो पड़ोसियों में भी प्रसाद दें। तुम भी हमारे घर की आज की पूजा का प्रसाद उसके बर्तन में डाल कर दे दो। मैंने अपने घर का प्रसाद उस बर्तन में डाल दिया था। मेरे सास ने मेरे हाथ से उसके बर्तन ले लिए थे। न जाने मुझे क्या हुआ और मैं भी अपनी सास के पीछे पीछे ही चली गई थी। मेरी सास ने जिया के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, कितनी प्यारी बेटी है। बेटी, तुम अपनी माँ से कहना वो हमारे घर पे ज़रूर आए। मैं भी किसी दिन तुम्हारे घर पे ज़रूर आऊँगी और तुम्हें नए घर की बधाई हो। जिया मेरी सास से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। मुझे वह लड़की बहुत भली लगी थी। फिर मैं अपनी सास के अंदर आने से पहले ही घर के अंदर लौट गई थी, नहीं तो मेरी सास मुझे ज़रूर डांट लगाती। फ़िलहाल मुझे उस लड़की के साथ मुलाकात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मैं तो किसी से बातें करना भी भूल गई थी। बस हमेशा अपनी सास के साथ ही बातें करते रहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी अपनी मायके भी नहीं जा पाई थी, जबकि मेरे मायके में मेरी बहुत सारी सहेलियां थीं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद सिर्फ अपनी सास के अलावा किसी और से बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। जब से मैं जिया से मिली थी अपने देवर की बात को भूल चुकी थी। अगले दिन जिया की माँ और जिया हमारे घर पर आई थी। जिया की माँ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा लग रहा था। वह कहने लगी, जिया बता रही थी कि आपने अपने घर बुलाने के लिए कहा था। आज मैं सारी सेटिंग करने के बाद फ्री हुई तो सोचा कि जिया के साथ आपके घर का चक्कर लगा आती हूँ। मैंने जिया और उसकी माँ के लिए चाय बनाई और नाश्ता भी तैयार कर लिया था। जिया के माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कह रही थी कि आपकी बहू बहुत सुंदर है, कभी अपनी बहू को हमारे घर पर ज़रूर लेकर आना। जिया भी कहने लगी, जी हम माँ बेटी सारा दिन घर में अकेले रहते हैं, अगर आप हमारे घर पर आती जाती रहोगी तो हमें अच्छा लगेगा। जिया की माँ ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम हमारे घर पर आ जाया करो। हमारे घर पर कोई भी मर्द नहीं होता, सिर्फ मेरे पति हैं जो सुबह ही नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को घर में घुसते हैं। जिया भी यहाँ जॉब ढूंढ रही है। जैसे ही उसकी जॉब लग जाएगी तो यह जॉब पर चली जाया करेगी और मैं घर में अकेली हो जाऊंगी। इसलिए मेरा टाइम पास करने के लिए कभी तुम मेरे घर आ जाया करो, कभी मैं तुम्हारे घर आ जाया करूँगी। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपके घर ज़रूर आऊँगी। मैंने दिल में सोचा कि आंटी की उम्र भी तो मेरी सास की उम्र से थोड़ी कम होगी और जब जिया ही घर पर मौजूद नहीं होगी तो फिर मैं आपके घर आकर क्या करूँगी। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो जिया की जॉब नहीं लगी है, अभी मैं आंटी के घर जाकर जिया से दोस्ती बढ़ा सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही बहाने से जिया के घर ज़रूर जाऊँगी। बाद में जब जिया की जॉब लग जाएगी तो उससे मुलाकात का ज़्यादा मौका नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से मैं अगले दिन किसी काम से जिया के घर चली गई थी। मेरी सास तो अपने बेटे की परेशानी को लेकर इतना ज़्यादा उलझ गई थी कि उन्हें तो अब मेरी भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी। इसीलिए उन्होंने मुझे जिया के घर जाने की परमिशन भी आसानी से दे दी थी। मैंने जैसे ही जिया के घर का दरवाज़ा बजाया तो मुझे खुशी हुई थी कि जिया ही अपने घर का दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई थी और वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ देखिए हमारे घर कौन आया है, पड़ोस में रहने वाली भाभी आई हैं। वो मुझे घर के अंदर बुलाने लगी और उसने मुझे सोफ़े पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी, भाभी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने पानी पिया और उन दोनों से बातें करने लगी। जिया कहने लगी, भाभी आपके हाथ की चाय मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने के लिए हमारे घर रोज़ आना पड़ेगा। मैं तुम्हें रोज़ अपने हाथ की अच्छी चाय बनाकर पिलाऊंगी। इसी तरह से हम दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें होती रहती थी। आंटी तो उठकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी। बातों ही बातों में जिया ने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था और मैंने भी उसकी शादी से पहले से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी थी और अपने हस्बैंड
का फ़ोटो भी दिखाया था। देखते ही देखते जिया मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। जिया की मम्मी भी हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती थी। हम दोनों एक दूसरे के घर पर खूब आने जाने लगे थे। कुछ दिनों के बाद जिया की जॉब भी लग गई थी। जिया से मेरी दोस्ती पर मेरी सास को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास की दोस्ती जिया की मम्मी के साथ हो गई थी। वो दोनों आपस में टाइम पास किया करते थे और हम दोनों आपस में एक दूसरे से खूब बातें किया करते थे। अब सुबह से लेकर शाम के टाइम तक जिया ऑफिस जाती थी। हैरत की बात तो ये थी कि मेरी सास मुझे जिया के घर जाने से बिल्कुल नहीं रोकती थी। एक दिन शाम के टाइम पर जिया हमारे घर आ गई थी, तो वो मुझे कहने लगी कि यह तुम्हारा देवर बड़ा अजीब है, ये जवान है फिर भी कोई नौकरी नहीं करता, तुम्हें इसको कोई नौकरी करवा देनी चाहिए। दोनों भाई मिलकर घर का बोझ संभालेंगे तो घर के खर्च में आसानी हो जाएगी। मैंने जिया को बता दिया था कि मेरा देवर पागलपन वाली हरकतें करता है। वो रात के 9 बजते ही कहता है कि मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, लेकिन असल में वह अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेता है। इसीलिए मैंने जिया को भी बता दिया था कि वह मरीज को चेक करने के लिए जाता है। जिया मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी और वह समझ गई थी कि मेरा देवर सच में ही मरीज का चेकअप करने जाता होगा। वह कहने लगी, लेकिन ये तो बहुत अजीब बात है, वह मरीज का चेकअप करने जाता है, लेकिन तुम मुझे इतना ऐतराज के तौर पर क्यों बता रही हो कि वह अपने कमरे में जाने के बाद मरीज को चेक करता है? शायद कोई मरीज उसके कमरे में बैठा होता होगा। मुझे लगा कि वह कोई काम ही नहीं करता होगा, लेकिन जिस काम के बारे में तुम बता रही हो, ये तो बहुत अच्छा काम है। अब वह तुम्हारी सास को पैसे भी ज़्यादा ला कर देता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी देर में मेरी सास वहाँ पर आ गई थी। मैं जिया से कुछ और कह पाती, सास के आने से खामोश हो गई थी और हमारी बात वहीं पर अधूरी रह गई थी। उसके बाद पिछले 2-3 दिन तक जिया के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन हमारे घर का दरवाज़ा बजा और मैं दरवाज़ा खोलने गई तो जिया दरवाजे पर खड़ी हुई थी। वो मुझसे कहने लगी, सोनिया, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा देवर मरीज का चेकअप करता है। मैं तो समझी कि वह डॉक्टर होगा। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मुझे तुमसे इस झूठ की उम्मीद नहीं थी। मैं कहने लगी, जिया तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिया बस अपनी बात ही कहे जा रही थी, मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। ना जाने उसे क्या हो गया था। मैंने जब उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश की तो वह कहने लगी, बस बस, मुझसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करो। इतना कहकर वह मेरे घर के बाहर से ही वापस लौट गई थी। आज वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने पहली बार मुझसे इस तरह से बात की थी। मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मुझे जिया के रूप में एक अच्छी फ्रेंड मिल गई थी, जिसके साथ मेरा टाइम स्पेंड करना आसान हो गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं घर के अंदर वापस लौटकर आ गई थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं जिया की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अपने कमरे में जाकर रो रही थी। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मेरे दिमाग में जिया की बातें घूमने लगी थी। आखिरकार उसने मेरे देवर के बारे में ऐसा क्यों कहा था? क्या वह सच्चाई जानती है कि मेरा देवर क्या करता है? अभी तक तो उसकी रूटीन से मैं और मेरी सास बेखबर थे, मगर फिर यह मैं कैसे मुमकिन था कि जिया को हमारे घर से अलग रहकर भी हमारे घर की सारी बातों की खबर थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सूरज के राज से पर्दा ही उठाकर ही रहूंगी। अब बस बहुत हो गया था। मैं ये सब अकेले तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस काम में अपनी सास की ज़रूरत थी, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो हमारे घर में रहती थी और जो मेरा साथ दे सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं सूरज के बारे में सच्चाई जानने के लिए रात होने से पहले ही उसके कमरे में छुप जाऊंगी। जब सूरज मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि वह जिया के घर गई हुई है। मैं आज हर हाल में सूरज का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस बात की कोई ऐतराज़ नहीं था, इसलिए वह कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही शाम हुई मेरी सास ने बहाने से मेरे देवर को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छिप गई थी। सूरज तो 9 बजे के बाद ही अपने कमरे में आया था। मैं आज बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। न जाने मेरे देवर का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और ठीक 9 बजे सूरज डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आ चुका था। उसने कमरे में आते ही अंदर से कमरे को बंद कर दिया था। फिर उसने
अपना एक बैग उठाया और उसके अंदर से ग्लव्स निकाल कर पहन लिए और मास्क भी निकाल कर चेहरे पर लगा लिया था। वह बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह ही लग रहा था। अब मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, ना जाने मरीज़ कहाँ से आएँगे। तभी मेरे देवर ने एक अजीब-सी हरकत की थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। ये खिड़की हमेशा बंद ही रहती थी, क्योंकि ये खिड़की हमारे घर के बैक साइड में खुलती थी। इसीलिए मेरे पति ने इस खिड़की को ताला लगा कर रखा हुआ था। लेकिन इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही थी? सूरज ने बहुत सावधानी से वह खिड़की खोली और चेयर पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदकर निकल गया था। मैं हक्का-बक्का खड़ी हुई, उसे देख रही थी। मगर फिर मैंने भी सूरज का पीछा करने के बारे में सोचा। सूरज खूब तेज़-तेज़ कदमों से चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी। फिर उसने एक रिक्शा की और वह उसमें बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछे करने लगी थी। इसी तरह से रास्ते भी पूरा हो गया था और सूरज एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया था। सूरज ने रिक्शा वाले को पैसे दिया और वह जा चुका था। जल्दी से मैं भी अपने रिक्शे से उतर गई और रिक्शे वाले को पैसे देकर भेज दिया। सूरज तो बंगले के अंदर जा चुका था। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। वह कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं सूरज की भाभी हूँ, वही मुझे अपने साथ लेकर यहाँ पर आया है। तब जाकर कहीं उसने मुझे अंदर जाने दिया और मैं भी उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। सूरज एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अभी उसका पीछा कर रही थी और उससे काफ़ी दूरी पर थी। वह एक नर्स से पूछ रहा था, रज्जो की तबीयत अब कैसी है? नर्स ने इनकार करते हुए गर्दन हिला दी थी और कहने लगी, वह किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती है। फिर मेरा देवर एक और कमरे में चला गया तो मैं भी उसका पीछा करती हुई चली गई। नर्स तो वहाँ से जा चुकी थी, मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर गया था। लेकिन कमरे के बाहर से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया था। अब तभी अचानक सूरज की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलो यहाँ से। मैं कहने लगी, सूरज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये किसका घर है? मुझे भी बताओ। 5वीं फेल लड़के तुम डॉक्टर कैसे बन सकते हो? सूरज की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ। सूरज मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया था। अंदर कमरे में एक औरत लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर लग रही थी। सूरज ने बताया कि भाभी इनका नाम रज्जो है और ये मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो यह डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवा कर आ रही थी। इनके पूरे बॉडी पर एलर्जी है जिसकी वजह से लोग दूर भागते हैं। इनका ड्राइवर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं उनकी एलर्जी हमें न लग जाए और इसी वजह से रज्जो के पति ने भी उससे तलाक दे दिया था। रज्जो के पास तो पहले से ही अपने पति की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। यह बिल्कुल तन्हा हो चुकी हैं। यह हॉस्पिटल से सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी अचानक गिर गई थी। लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं सीधा जाकर रज्जो की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी ये बात रज्जो को बहुत पसंद आई थी। रज्जो ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर आया तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। ये बहुत ख़तरनाक एलर्जी है और मेरे ज़ख्मों से बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं कि कहीं यह बीमारी उनको ना लग जाए। वह बुरी तरह से रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, मेरे साथ बातें कर सके। जो दिन मेरी ज़िंदगी के रह गए हैं वह हंसी खुशी कटवा सके। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम यह दौलत भी काम नहीं आ रही है। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं रज्जो का ख्याल रखने लगूँगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैंने रज्जो को यह बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो?
अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो मैं किसी तरह से गुजार ही लेती हूँ, लेकिन रात गुजारनी बहुत भारी हो जाती है। मैं रज्जो की बात को मान गया था, इसीलिए रज्जो के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं माँ को इस बारे में बताता तो माँ रज्जो की बीमारी के बारे में सुनकर कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन आज घर के हालात की वजह से भैया भी हमसे दूर रहकर पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर ले लूँगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और रज्जो का भी काम हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने रज्जो से शादी कर ली। दिन के टाइम पर यह नर्स रज्जो का ख्याल रखती है और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। रज्जो ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते टाइम पर मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर ले आता था ताकि माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे सकूं। मैं सूरज की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि सूरज ने 18 साल का होते ही एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने सूरज से पूछा, क्या यह बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है? वह हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग गई तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी भैया की और माँ की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। सूरज कहने लगा, अच्छा भाभी अब मुझे रज्जो के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक रज्जो ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बातें बता दी थी। मेरी सास ये सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें सूरज की बहुत फिक्र हो रही थी। खैर कुछ दिन गुजरे तो सूरज मुझसे कहने लगा, भाभी आपको एक बात बताऊं? मैं बोली, हाँ कहो। तो वो कहने लगा, भाभी आपकी जो वो दोस्त है जिया। मैंने कहा हाँ, उसकी मेरी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। मैंने कहा हाँ, न जाने वो मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी और इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर खुद ही मुझसे नाराज़ होकर बैठ गई है। सूरज कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में ही तो बताने वाला हूँ। मैं बोली, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त मुझे देख लिया करती थी। फिर वो काफ़ी देर तक अपनी खिड़की में खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करती थी। मैं समझ ही गया आपकी दोस्त आपको एक ना एक दिन मेरी सारी बातें बता देगी। मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज़ का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वह तुम्हें चोरों की तरह ऐसे भागते हुए देखती होगी तो उसने सोचा होगा कि मैं तुम उससे झूठ बोला है और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर नहीं कोई चोर हो। तभी तो वह उस दिन मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से घर वापस लौट आए थे और हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया था जो मेरी सास के देवर का था और हम रज्जो के बंगले में ही रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि रज्जो मेरे देवर के नाम अपनी सारी जायदाद कर चुकी थी और इसी तरह से मेरा 18 साल का देवर आज लखपति बन गया था। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और देवर ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया है। हमारे वहाँ से जाने के बाद जिया भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी और उसने मुझसे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मुझे लगा तुमने अपने देवर की साइड ली और तुमने मुझे अपने देवर के बारे में डॉक्टर का बताकर झूठ बोला, जबकि मैं तो उसे चोर समझ बैठी थी कि वह रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और जिया की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट कर आ गए थे और अब हम अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।